नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हुई होंगी। हिंदी का जो पर्चा था इस बार वो उम्मीद है कि आपसे बहुत आसानी से बन गया होगा। हम सभी अब धीरे धीरे अपने जो हिंदी का पाठ्यक्रम है बच्चों उसके उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि आप यूं कहें कि अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारा अगला पाठ है वो है साना साना हाथ जोड़े। ठीक है, ये पाठ बहुत ही खूबसूरत है, प्रकृति दर्शन पर आधारित है। जो इस पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया, वो सिक्किम राज्य की यात्रा करती हैं, गंगटोक की यात्रा करती हैं, फिर हिमालय की यात्रा करती हैं और हिमालय की यात्रा के दौरान जो कुछ भी रोमांचक अनुभव उन्हें हुए और प्रकृति ने उन्हें जितना रोमांचित किया उन सभी को बड़े ही कुशलता पूर्वक उन्होंने इस पाठ में दर्ज किया है। बहुत ही रोचक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा पाठ है। साना साना हाथ जोड़ी, क्या अर्थ होता है साना साना हाथ जोड़ी का, अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये एक प्रार्थना के बोल हैं बच्चों। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं ना अपने स्कूलों में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में या हिंदी में, उसी तरह से जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं जिन्हें आप सतबहिनी कहते हैं और सेवन सिस्टर्स आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसी में से एक राज्य है सिक्किम। तो उस राज्य की जो स्थानीय बोली है, लोक बोली है, उसकी एक प्रार्थना की पंक्ति है साना साना हाथ जोड़ी। तो लेखिका को ये पंक्तियां बहुत पसंद आई हैं और वे हिमालय की यात्रा करने के दौरान बड़े खूबसूरत दृश्य देखती हैं और उसी समय उन्हें वो देखती हैं कि प्रकृति की जो खूबसूरती है वो तो अपनी जगह पे है, बहुत ही खूबसूरत है प्रकृति, पल पल परिवर्तित हिमालय है। हिमालय की खूबसूरती इस दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरती है। प्राकृतिक दृश्य बड़े ही खूबसूरत हैं। कल्पना करिए आपकी हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां आपके सामने हैं और आप रोमांचित हो रहे हैं उसे देख करके। लेकिन जैसे ही हम वहां की जीवन शैली की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि बहुत ही कठिन और कठोर जीवन शैली है। तो एक ही जगह पर हमें प्रकृति की नायाब और अनंतिम जो खूबसूरती है वो हमें दिखाई देती है, और वहीं जीवन की कठिनाइयों का जो सबसे उच्चतम स्तर है वह भी वहां पर हमें दिखाई देता है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से खड़े चढ़ाई वाले पहाड़ हैं और वहां पर काम करते लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं। आप देखेंगे कि लोग चढ़ाइयां चढ़कर ऊपर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर वहां से नीचे उतर कर आ रहे हैं, फिर वे पानी ही लेने जाना हुआ तो उन्हें काफी नीचे तक जाना होता है, फिर वहां से ऊपर तक आना होता है। फिर वहां जो विकास के कार्य चल रहे हैं, वहां पर जो सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों के निर्माण में वहां के लोगों का बहुत जबरदस्त योगदान है। कई लोगों की तो जान चली गई वहां पर। तो ये जो एक कठोरता है जीवन की, वहां पर जीवन जीने की जो शर्त है वहां पर, वह है कि आपको प्रकृति की कठोरता के दर्शन वहां होंगे और उसे आपको सहना होगा। तो शहरी लोगों के लिए हिमालय एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला स्थान है, लेकिन जैसे ही आप सौंदर्य के पीछे के अंधेरे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वहाँ का जो लोक जीवन है, पहाड़ों का जो लोक जीवन है, वो कितनी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इसके बाद भी वहाँ के लोग हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत कश बादशाहों का शहर है गंगटोक। तो बच्चों चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मधु कांकरिया के बारे में हम बात करें। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, जो कि ये उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए और अंत में ईशु, ये एक कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं।
मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। मतलब कि हम ये कहें कि स्त्री विमर्श और स्त्री की पीड़ा को लेकर, साथ ही युवाओं के भीतर जो निराशा व्याप्त हो रही है, जो गहरी निराशा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी का जो दौर है उसे लेकर युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इन सभी विषयों पर लाल बत्ती इलाकों में जहां पर महिलाएं जो है वो इस तरह के काम करने के लिए बाध्य हैं और पैसा कमाने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि उन्हें स्वयं भी करने में अच्छा नहीं लगता। तो इन सब मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ मधु कांकरिया लिखती हैं। वो स्वयं महिला है, महिला का जो अंतर्मन है उसे बहुत अच्छे से समझती हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको लेकर के चलता हूं इस पाठ के भीतर, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। क्या अर्थ होता है इसका और लेखिका कहां से शुरुआत करती हैं, आइए बातचीत करते हैं। लेकिन दरअसल ये जो पाठ है बच्चों, इसमें लेखिका जो गंतोक शहर है, गंतोक शहर के एक पहाड़ पर स्थित एक होटल में एक कमरे में ठहरी हुई है। और वहां पर जब अंधेरा होता है, जब रात्रि होती है और शहर जो नीचे पहाड़ के नीचे जो शहर बसा हुआ है, जब वो पहाड़ की ऊंचाई से उस शहर को देखती हैं तो जो शहर की बत्तियां हैं वो चांद सितारों की तरह नजर आती हैं। तो लेखिका का कहना है कि यह एक जादू सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी तक जिन सितारों को हम खुले आकाश में देखते थे और सर ऊपर करके देखते थे, आज ऐसा लग रहा है कि मैं सर नीचे करके उन सितारों को जमीन पर बिखरे हुए देख रही हूँ। यहीं से वो पाठ की शुरुआत करती हैं और ऐसे ऐसे जगहों पर आपको लेके जाती हैं कि आप बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि इस पाठ की जो भाषा है उस पर हम बातचीत करें। बड़े ही कोमल ढंग से इस पाठ को लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत भाषा है, थोड़ी कलात्मक है और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पाठ लंबा है, जैसा कि आप देखते हैं कि कृतिका में जो 4 या 5 पाठ हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं वे अपेक्षाकृत थोड़े लंबे हैं। ये माना जाता है कि जब हम 10वीं कक्षा में आधा पढ़ लिया करते हैं तो हिंदी को समझने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, तो पाठ की कठिनाई का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। तो निसंदेह इस पाठ की जो भाषा है बेहद आलंकारिक है, बहुत ही उपमा अलंकार और रूपक अलंकार से सजी हुई भाषा है और इसे समझने के लिए आपको इसके प्रतीकों को भी समझना पड़ेगा। लेखिका काफी प्रतीकों में बात करती हैं, सिंबॉलिक है जिसे कहा जाता है, और काव्यात्मक भाषा है जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पोएटिक। तो बहुत सुंदर है। चलिए पढ़ते हैं इसे और आप सभी अपना किताब खोल लीजिए और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसे पढ़िए। साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका है मधु कांकरिया और बात हो रही है गंतोक शहर की, और फिर वहां से हिमालय दर्शन की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, चलिए मैं भी आपको थोड़ा सा हिमालय दर्शन करा देता हूँ। कहाँ कहाँ की बात लेखिका कहती हैं, कुछ मैंने कोशिश किया है कि उन जगहों का फोटो मैं आपको दिखा सकूं, उस स्थान पर मैं आपको पहुंचा सकूं, इसलिए कहीं कहीं पर मैंने कोशिश की है कि उस फोटो का इस्तेमाल किया जाए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरे साथ रहिए पूरे पीरियड भर और बिल्कुल मत जाइएगा और बहुत ध्यान से इस पाठ को सुनिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह?
वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का शहर। एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। कहती है कि रात्रि के समय जब मैं एक दृश्य देखती हूँ कि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उसकी तराई में जो बसा हुआ शहर है, उसमें जलने वाली जो रोशनी है, सड़कों पर जलने वाली जो बत्तियां हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि झालर से सजा हुआ है और आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और जादू सा लग रहा है। क्या है ये? कौन सा शहर है? तो ये गैंगटॉक है। अभी गैंगटॉक और गंतोक, इन दोनों पर हम बातचीत करेंगे बच्चों, कि वहां के लोग इसे गैंगटॉक कहना पसंद करते हैं कि गंतोक कहना पसंद करते हैं। क्या अर्थ होता है इसका, अभी लेखिका आपको बताएंगी। तो कहती हैं वो कि सब कुछ जादू सा है यहां पर, और यह मेहनत कश बादशाहों का शहर है। मेहनत कश बादशाहों का शहर। कौन है मेहनत कश बादशाह? किसे कहते हैं मेहनत कश बादशाह? निश्चित रूप से मेहनत मजदूरी करके किसी एक जगह को सुंदर बनाने वाले लोग मेहनत कश बादशाह कहे जाते हैं। हम और आप मेहनत कश बादशाह नहीं है। मेहनत कश बादशाह वह है बच्चों जो पत्थर तोड़ करके गिट्टी बनाता है, जो रोड बनाता है, सड़कें बनाता है, पसीना उससे भीगा रहता है। जब हम गर्मी के दिनों में अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घर का प्लास्टर करता रहता है, वह मजदूर है, वह श्रमिक है जो अपना श्रम बेचता है। उसे हम कहते हैं मेहनत कश बादशाह। मेहनत करने वाला बादशाह, राजा, वह राजा जो मेहनत करता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप श्रम करने वाले लोगों को अपने समाज से हटा दीजिए, फिर देखिए आपका काम एक दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन भी नहीं चलेगा, सारे निर्माण रुक जाएंगे। समझ रहे हैं आप? वही है मेहनत कश बादशाह, और उसी का शहर है गैंगटॉक। ये जो गंतोक है वह इसी मेहनत करने वाले बादशाह का शहर है। हर आदमी यहां पर श्रम करता है, मेहनत करता है और अपने शहर को सजाता है। फिर कहती हैं कि इतिहास और वर्तमान की संधि पर खड़ा यह शहर। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये कि इस शहर में जब हम घूमेंगे, देखेंगे इस शहर को, तो हमें अत्यंत प्राचीन चीजें नजर आएंगी और साथ ही साथ अत्यंत आधुनिक वस्तुएं भी नजर आएंगी। मतलब यह शहर बिल्कुल नया नहीं है, यह शहर नया भी है और बहुत पुराना इतिहास भी है इसका। तो हमें नए और पुराने का एक संगम, एक 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 तालमेल यहां पर दिखाई देता है। इसलिए कहती हैं लेखिका कि इतिहास और वर्तमान की संधि, संधि मतलब जोड़, संधि पर खड़ा है यह शहर। और यह शहर क्या है? यह है मेहनत कश बादशाहों का शहर गंतोक, जिसकी हर चीज बहुत खूबसूरत है। शाम भी बहुत खूबसूरत है, रात भी बहुत खूबसूरत है, और सवेरा भी इसका बहुत खूबसूरत है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। बिल्कुल एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किताब से मिलाते चलिए। किताब से मिलाते चलेंगे आप तो एक एक पंक्ति आपके लिए स्पष्ट होती चली जाएगी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। और वह रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। जब मैं पहाड़ी पर से अपने होटल के कमरे से जमीन पर जगमगाते हुए इन सितारों को देख रही थी, तो मेरे भीतर एक जादू सा, एक सम्मोहन सा जन्म ले रहा था, और उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, और उस समय मेरा सब कुछ रुक गया।
सब कुछ रुक जाने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि मेरा मन अब कहीं भटक नहीं रहा था, वह सिर्फ एक जगह केंद्रित हो गया। मैंने सोचना बंद कर दिया, मैंने समझना बंद कर दिया, मैंने घूमना बंद कर दिया, मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल स्थिर समाधिस्थ होकर खड़ी हो गई, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं सोच पाई। इतना खूबसूरत दृश्य था वो, ऐसा कहना चाह रही है। मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ रुक गया। कह रही है कि मेरी जो चेतना है, जिससे मैं इस दुनिया को समझ सकती हूं, वह भी रुक गया, और मेरे आसपास जो चीजें गतिमान दिख रही थी वह भी रुक गया। देखिए कितना असर हो रहा है उनके ऊपर इस प्राकृतिक दृश्य का। जब वो ऊपर से नीचे की ओर गंतोक शहर को रात में तारों से झिलमिलाते हुए शहर को देख रही हैं, तो सब कुछ जादू सा हो गया, सब कुछ रुक सा गया, उनकी चेतना रुक सी गई, आसपास जो चीजें गतिमान है सब कुछ रुक सा गया। मेरे बाहर भीतर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। बोले कि मेरे भीतर सब कुछ शून्य हो गया, मेरे बाहर सब कुछ शून्य हो गया, और सिर्फ एक ही चीज मेरे सामने था, वह था रोशनी की झालर से जगमगाता, रोशनी से नहाया हुआ यह गंतोक शहर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। फिर कहती हैं कि धीरे धीरे एक मेरे भीतर का उजाला है, उजास मतलब उजाला, धीरे धीरे अब मेरे भीतर एक रोशनी सी पैदा होने लगी। मतलब ये कि अब मैं धीरे धीरे चेतना में आने लगी। एक बारगी देखी तो सब कुछ रुक सा गया, सब कुछ देखकर मैं सम्मोहित सी हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद मेरे भीतर चेतना लौटनी शुरू हुई कि नहीं जगो, ये एक जादू से भरा हुआ एक शहर है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, और धीरे धीरे सवेरा होने लगा और एक प्रार्थना सुनाई देने लगी। प्रार्थना होठों को छूने लगी, मतलब ये प्रतीकात्मक, मैंने कहा ना कि प्रतीकों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रार्थना का होठों से छू जाना, इसका मतलब क्या कि प्रार्थना कोई गा रहा है और उसे मैं सुन रही हूं। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, ये कौन सी प्रार्थना है? जो सवेरा होते ही, अब लेखिका कह रही है कि रात्रि भर में उस शहर को देखती रही, धीरे धीरे सवेरा हुआ तो दूर से प्रार्थना के स्वर मुझे सुनाई देने लगे। और वो प्रार्थना के स्वर क्या है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। क्या अर्थ होता है इसका? देखिए बता रही है। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे हाथ जोड़कर, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे, साना साना मतलब छोटे छोटे, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दह प्रार्थना, प्रार्थना करती हूं। हे प्रभु, मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही हूं। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, मतलब कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए, है ना? हमरो जीवन तिमरो कौशेली, मेरा जीवन अच्छाइयों के लिए समर्पित हो जाए। यह प्रार्थना धीरे धीरे उस शहर में सुनाई देने लगी। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, और ये जो प्रार्थना है इसे पहले भी लेखिका सुन चुकी थी और बता रही हैं कि आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। प्रश्न यहां से उठ सकता है बच्चों कि लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना कहां से सीखा था? तो आपको बताना होगा लेखिका ने प्रार्थना की ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक है, यहां से प्रश्न उठता है। यहां पर अब आइए हम थोड़ी सी और बातचीत कर लें कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे गंतोक शहर को देखकर लेखिका हैरान क्यों हो गई? गंतोक शहर को रात्रि में देखते समय
लेखिका के मन के भीतर कौन सी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, लेखिका कौन सी प्रार्थना सुन रही थी, गंतोक शहर में रात्रि में ऐसा क्या था जिसे देखकर लेखिका सम्मोहित हो गई, है ना। ये सारे प्रश्न यहां से उठते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे पढ़ूं। हमें यूंगथोंग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। अब देखिए, गंतोक शहर से कहां जाना है लेखिका को? यूंगथोंग की तरफ। इसे मैं लिखता हूं बच्चों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि लेखिका कहां से कहां जाती है। अभी लेखिका जो है वो गंतोक शहर में, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, लेखिका अभी जो है वो गंतोक में है। गंतोक से उनको कहां जाना है? यूमथोंग। इसी तरीके से हम आगे देखते चलेंगे कि लेखिका को कहां कहां जाना है और उसे हम यहां लिखते चलेंगे। तो एक उनका जो हिमालय दर्शन का एक जो क्रम है वो हमें पता चल सकेगा। हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुबह हमें यूमथोंग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सवेरे उनको यूमथोंग जाना था, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली वो बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि बालकनी से हिमालय के जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, वो वहां से बहुत आसानी से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए वो सुबह उठी और भागते हुए गई बालकनी में कि मुझे वो पहाड़ियां दिख जाएंगी। कह रही हैं कि यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट के बाद सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला की। जो माउंट एवरेस्ट है उसी के आसपास की ऊंचाई का यह पर्वत है कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पहली तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूं। कह रही हैं कि मैं बालकनी की तरफ भागी। समझ लीजिए अब इसको। कह रही हैं कि मैं बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने बताया कि जिस होटल में आप ठहरी हैं वहां की बालकनी से कंचनजंगा साफ दिखाई देती है। तो लेखिका जो है वो बालकनी का दरवाजा खोली, लेकिन मौसम बहुत खराब था। बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम था, इसलिए कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। ठीक है। तो कह रही है कि कंचनजंगा इस तरह से दिखाई नहीं दी कि ठाकुर जी के कपाट, कपाट मतलब होता है पर्दा, ठाकुर जी के या आप उसे किवाड़ भी कह सकते हैं। तो जिस तरह ठाकुर जी के मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है तो फिर खुलता नहीं है, उसी तरह से कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। और जिस तरह ठाकुर जी के मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, उसी तरह मौसम ने कंचनजंगा का दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग कंचनजंगा नहीं देख पाए। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न उठ सकता है कि लेखिका कंचनजंगा क्यों नहीं देख पाई। तो आप बताएंगे कि मौसम खराब था, बादलों से भरा हुआ मौसम था, इसलिए लेखिका कंचनजंगा नहीं देख पाई। तो फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जब वो बालकनी में गई तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। रात्रि में उन्होंने शहर को देखा जगमगाता हुआ, और सुबह जब बालकनी में जाती हैं और कंचनजंगा देखने के लिए जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोलती हैं तो कंचनजंगा पहाड़ी तो नहीं दिखी, लेकिन फूलों की वादियां दिखाई देने लगी सामने। लगा जैसे कि फूलों के किसी शहर में चले आए हैं। फूलों की वादियां, जिधर भी आंख जा रही है, जिधर भी दृष्टि जा रही है, उधर ही फूल ही फूल, फूल ही फूल। बहुत ही खूबसूरत।
बहरहाल अब वापस आइए मुद्दे पे। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। 149 मतलब कि गंगटोक से युमथांग आ रहे हैं तो 149 किलोमीटर आना था। 149 किलोमीटर आना था यहां पर गंगटोक से युमथांग। ठीक है, तो कह रही है कि बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। युमथांग यानी घाटियां। युमथांग यानी घाटियां। देखिए प्रश्न उठते हैं बच्चों, युमथांग का अर्थ क्या होता है? युमथांग मतलब होता है घाटियां। एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़िए, चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं इसलिए जरूर प्रश्न आ सकता है कि युमथांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। घाटियां, पर्वत, वादियां, इनमें से कुछ नहीं, तो आपको घाटियां पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां हमें मिलेंगी आपको। वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप लिख लीजिए, जितेन नार्गे। ये ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे। जितेन नार्गे ड्राइवर का भी काम कर रहे थे और गाइड भी थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय दर्शन के समय लेखिका के साथ गाइड और ड्राइवर के रूप में कौन थे? जितेन नार्गे। हाँ, तो जितेन नार्गे बताते हैं कि युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? देखो बच्चों, जो लोग मैदानों से जाते हैं, यानी जो लोग हिमालय से नीचे, जो हम लोगों की तरह जो इधर मैदानों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग जब हिमालय जाते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल होता है वो ये होता है कि बर्फ कहाँ मिलेगी। पहाड़ों से ढके हुए बर्फ कहाँ मिलेंगे? कहीं भी हिमालय में चले जाएं तो क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जैसा कि हम कल्पना कर रहे हैं वह दृश्य कैसा है, क्या वहां बर्फ मिलेगा जहां हम जा रहे हैं? तो पूछती हैं वो जितेन नार्गे से। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, एकदम बच्चों जैसा उत्साह में आकर मैं जितेन नार्गे से पूछती हूँ, वहां बर्फ मिलेगा? तो ड्राइवर बोलते हैं, चलिए तो पहले जगह। अब देखिए रास्ता कैसा है और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती कैसी है, ये देखिए। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। जब ये लोग युमथांग के लिए जा रहे थे तो नुकीले पेड़ों वाले, पत्तों वाले पेड़, पाइन और अल्पाइन के पेड़, धूपी के पेड़ दिखाई दिए इनको, लेकिन उसी बीच में कुछ बौद्ध मठ दिखाई दिए जहां पर झंडे फहराए गए थे। अनेक तरह के रंगीन पताकाएं थीं, सफेद पताकाएं थीं और सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है। याद करिए कक्षा 9वीं में जब आप लहासा की ओर पाठ पढ़ रहे थे, वहां भी आपने देखा था कि बौद्ध मठों पर रंगीन पताकाएं और सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, आप यहां पर भी, आप अंबिकापुर शहर में रह रहे हैं, जब आप यहां से थोड़ी ही दूर पर मैनपाट जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल बड़े पर्वतों, पर्वतीय स्थल का एहसास कराता है, खूबसूरत जगह है वो। जब आप वहां जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह बौद्ध मंदिरों में जो पताकाएं हैं वहां लहराई जा रही हैं, सफेद और रंगीन पताकाएं। कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, यहां सफेद झंडों की बात हो रही है। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। सफेद पताकाएं किसकी प्रतीक है? शांति और अहिंसा का प्रतीक है।
परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सफेद पताकाएं किसका प्रतीक हैं, इन पर क्या लिखे हुए हैं, इस पर मंत्र लिखे हुए हैं। नार्गे ने बताया यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है, सिक्किम में बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। देखिए, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनकी स्मृति में 108 सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ध्वजों को लेकर, पताकों को लेकर, झंडों को लेकर, सफेद जो ध्वज है उसे लेकर क्या मान्यताएं हैं सिक्किम के लोगों की। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ये सब कुछ झंडे के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है कि बौद्ध पताकाओं के ऊपर आप एक छोटी टिप्पणी लिखिए। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। मतलब कि दुख, गम, सत्य, अहिंसा, इसके लिए सफेद पताकाएं हैं। लेकिन हर्ष, उल्लास, खुशी या कोई खुशी भरे काम या किसी चीज की शुरुआत, इन सब में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और कभी इन्हें उतारा नहीं जाता। ये अपने आप हवा के वेग से फट के चीथड़े हो जाती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा बौद्ध गुरु हैं जिन्हें उस जगह पर बहुत ही आदर प्राप्त है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है किस व्यक्ति को वहां के लोग, सिक्किम के लोग अपने धर्म गुरु के रूप में मानते हैं, तो आप बताएंगे कि दलाई लामा को वहां के लोग अपने धर्म गुरु के रूप में मानते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी और अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। हंसते हुए वे सारी बातें बता रहा था, लोगों को रास्ते भर समझा रहा था, दिखा रहा था। भाई, गाइड का एक काम होता है ना, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि गाइड जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो उन्हें जानना बहुत जरूरी है ना। एक गाइड में कौन से गुण हो सकते हैं। तो जितेन को आप देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए सारी बातें बता रहा है, अपनी संस्कृति के बारे में बता रहा है, जो चीजें रास्ते में पड़ रही हैं उनके बारे में उसे कितनी अच्छी जानकारी है। तो ये सब एक गुण जो है वो एक गाइड के भीतर होने चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है क्विलोंग स्टॉक। क्विलोंग स्टॉक। यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्विलोंग स्टॉक। मतलब कि जब ये लोग युमथांग जा रहे थे बच्चों, तो युमथांग के रास्ते में ही क्विलोंग स्टॉक पड़ा। मैं यहां लिख देता हूं, क्विलोंग स्टॉक। देखिए, ये एक वहां का स्थानीय नाम है। हिंदी में उसका उच्चारण अलग तरह से होगा, अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम किसी और तरह से उच्चारण कर सकते हैं। फिलहाल हिंदी में क्विलोंग स्टॉक ही इसे पढ़ा जाएगा। ये क्विलोंग स्टॉक जो है वो गाइड फिल्म की शूटिंग, एक बहुत मशहूर फिल्म है गाइड, जिसकी शूटिंग यहां पर क्विलोंग स्टॉक पर हुई थी।
इसके अलावा एक संधि की बात करते हैं जो यहीं पर हुई थी दो लोगों के बीच में। वे लोग कौन कौन से हैं? तिब्बत के चीसखे बमसन बमसन तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से, है ना, फिर से सुन लीजिए, चीसखे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यही ये दो तीन लोगों के नाम है और उनके बीच किसी युद्ध का समझौता हुआ होगा, तो वो यहीं पर क्विलोंगस्टॉक में ही हुआ था। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है और वो जो संधि हुई थी उसके स्मारक के रूप में एक पत्थर वहां पर लगा दिया गया है जो आज भी मौजूद है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। लेप्चा और भूटिया दो जनजातियां हैं सिक्किम की, लेप्चा और भूटिया। देखिए लिखता हूं मैं यहां पर, लेप्चा और भूटिया, ये दो जनजातियां हैं बच्चों। इन दोनों ही जनजातियों के बीच बहुत सुदीर्घ समय से युद्ध चला आ रहा था और यहीं पर क्विलोंगस्टॉक में ही दोनों के नेताओं के बीच संधि हुई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा उटपटांग नाम है, चूंकि ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र का नाम है, इसलिए हो सकता है कि आपको उच्चारण करने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जब आप 2-3 बार लिखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। देखिए कितनी खूबसूरत बात बता रही है कि वहां एक कुटिया है, उसके भीतर एक घूमता हुआ चक्र उन्होंने देखा। तो क्या वो चक्र खुद घूम रहा था या उसे कोई घुमा रहा था? ये एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि वह चक्र कैसा था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। जब घूमता हुआ चक्र उन्होंने देखा तो लेखिका ने पूछा नार्गे से, जितेन नार्गे से, कि जितेन ये जो चक्का घुमा रहे हैं ये है क्या? तो उसने बताया कि यह धर्म चक्र है और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए बच्चों, अब आप देखिए कि आप थोड़ी सी समानता खोजने की कोशिश करिए। प्रेयर व्हील और प्रेयर व्हील भी घूमता है ऐसे गोल 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 गोल, और आप अपने क्षेत्र की बात करिए तो आपके क्षेत्र के जो लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, वे भी माला को ऐसे ऐसे करके गोल 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 घुमाते हैं, तो वो माला यूं घूमती है ना। तो ऐसे माला घुमाना है ना, या प्रेयर व्हील घुमाना, तो दोनों ही चीजें घूम रही हैं। तो ये घूमना प्रगति का प्रतीक है। आप निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला प्रतीक है। तो देखती हैं कि भारत की जो आत्मा है, हमारे देश की जो आत्मा है, वह सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल एक है। चाहे वो प्रेयर व्हील वहां घूम रहा हो, चाहे यहां माला घुमाया जा रहा हो, है ना, चाहे वह घूमती हुई माला हो और चाहे घूमता हुआ प्रेयर व्हील हो, दोनों घूम कर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। तो लेखिका को यहाँ पर लगता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की आत्मा एक है, भारत की सांस्कृतिक जो पहचान है, जो सांस्कृतिक मूल है, मूल मतलब जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, शुरुआत, मतलब एक बीज जो है वो यही है, एक जैसा है, एक जैसी सोच है। बस चीजें बदल जाती हैं, तरीका बदल जाता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ संदेश वही है। देखिए प्रेयर व्हील मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है वो शायद ऐसा है, देखिए आप, कि इस तरह का होता है बच्चों। ये चक्का है यूं, ये ऐसा, और यहाँ पर एक घुंडी जैसा होता है, और ये एक्सल है इसका, और यहाँ पर फिर एक ऐसा होता है, और यहाँ पर कुछ मनके ऐसे लगे होते हैं, इसे सजाया गया हुआ होता है। यहाँ पर कुछ घंटी वंटी लगी रहती है, ऐसा है ना, इसे सजाते हैं ऐसा करके, सुंदर बिल्कुल
ये यहाँ पर लड़ियां लड़ियां जो होती हैं वो होती हैं, और इसे यहाँ पर पकड़ा जाता है ऐसे करके, और इसको यूं 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 घुमाया जाता है ऐसे। जैसे ये पकड़ लिया, इस पर एक व्हील है, उस व्हील को ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो वो व्हील चक्का घूम रहा है। ठीक है, अब आप कई चीजों की कल्पना कर सकते हैं। विष्णु भगवान का जो सुदर्शन है वो भी अपनी उंगली में आप उसे घुमाते हैं वो ऐसे करके। तो अगर वह चक्र जो है वह सुदर्शन चक्र है, वह आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है, और वह चक्र जो है वो शत्रुओं का संहार करने वाला भी है। फिर यहाँ पर आप प्रेयर व्हील देख लीजिए, ये बहुत सजा हुआ होता है बच्चों, ऐसे इसमें नक्काशी हुई होती है, ऐसे ऐसे बड़ा ही खूबसूरत होता है ये, कभी आप देखेंगे। ये है प्रेयर व्हील। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लेखिका कहती हैं कि लगभग एक जैसी भारतीय आत्मा है। देखिए क्या कह रही है वो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या मैदान हो या पहाड़, मैदान हो या पहाड़, मतलब या तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों, वहां वहां का जनजीवन हो, या मैदानी लोगों का जनजीवन हो, है ना। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी, इतना ज्यादा वैज्ञानिक प्रगति कर लेने के बाद भी, इस देश की आत्मा एक जैसी है। जैसा मैंने भी आपको समझाया, कैसे कह सकते हैं कि इस देश की आत्मा एक जैसी है? कि वहां की जो पद्धतियां हैं, पहाड़ों की पद्धतियां हो, मैदानों की पद्धतियां हो, समुद्र के किनारे की पद्धतियां हो, रेगिस्तान में रहने वाले राजस्थान के लोगों की पद्धतियां हो, है ना, लगभग उनकी जो आत्मा है वो एक जैसी है। थोड़ा थोड़ा रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मूल है वह एक जैसा है। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं, सब कुछ एक जैसी, सब कुछ एक जैसी। पहाड़ों के भी लोग कहेंगे कि गलत काम करोगे तो पाप पड़ेगा, अच्छा काम करोगे तो पुण्य मिलेगा। रेगिस्तानों के लोग भी कहेंगे गलत काम करोगे तो पाप पड़ेगा, अच्छा काम करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो पाप पुण्य की जो अवधारणा है बिल्कुल एक जैसी। अंधविश्वास बहुत सारे ऐसे हैं कि वो पहाड़ों में भी वही अंधविश्वास है, मैदानों में भी वही अंधविश्वास है, समुद्रों के किनारे भी वही अंधविश्वास है। अंबिकापुर में भी बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं, और बंबई में भी बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं। पहाड़ों पर भी बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग रुक ही जाते होंगे। मुझे बहुत गहरी जानकारी तो इस बारे में नहीं है, लेकिन जैसा कि लेखिका कह रही है कि अंधविश्वास का भी जो स्तर है लगभग एक जैसा है हर जगह। तो इसका मतलब है कि सारे लोग लगभग किसी एक चीज को मान रहे हैं, उनकी जो मूल आत्मा है वो लगभग एक जैसी है। तो फिर आगे कहती हैं कि रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम अब ऊंचाइयों की ओर जाने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। मतलब अब हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं लगातार। युमथांग जाना है, क्विलोंग स्टॉक पार करके वो आगे बढ़े हैं। अब धीरे धीरे वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो जो जनजीवन है वो पीछे छूटता जा रहा है। बहुत अधिक ऊंचाई पर तो लोग रहते नहीं है, क्योंकि वहां तो बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ की ओर ये लोग जा रहे हैं। अब वो जो नेपाली लोग जो अच्छे हट्टे कट्टे, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई में थोड़ी उनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन बहुत शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। वे अपने पीठ पर सामान ढो रहे हैं। वे लोग भी अब नीचे होते चले गए, अब वो कम दिखाई दे रहे हैं। फिर नेपाली युवतियां जो स्वेटर बुन रही हैं, स्वेटर पहनी हुई हैं, वे भी अब कम दिखाई दे रही हैं। मतलब जनजीवन के लक्षण अब कम दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों की ओर ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लेखिका कह रही है।
कह रही हैं कि अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जब आप नीचे देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे से घर दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल इतने बड़े बड़े से, बहुत ही अच्छा दिखता है। कभी आप बहुत ऊंचाई पर गए हैं, वहां से देखिएगा, आप देखिएगा ना कि आप जब अपने स्कूल के सबसे टॉप फ्लोर पे होते हैं, वहां से जब आप नीचे देखिएगा तो चीजें थोड़ी छोटी नजर आती हैं। ठीक, तो बच्चों आज घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आज हम इसे यहीं समाप्त करें। तो अब एक मन में आप अपने कुतूहल रखिए कि अब वो लेखिका जो है वो पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, अब पहाड़ कैसे मिलेंगे, वहां क्या होगा, क्या चीजें दिखाई देंगी, अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से इस किताब को एक बार आप स्वयं भी पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। नमस्कार।